92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव, पार्ट 1। आरी आजा निंदिया, तू ले चल कहीं उड़न खटोले में, दूर 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 यहां से दूर। अपने बच्चे को झुला रही अर्पिता उसको लोरी गा के सुलाने की कोशिश कर रही थी कि उसे फोन पे बात कर रहे अपने पति विनय की आवाज सुनाई दी। अरे काहे की बधाई यार, सब बेकार हो गया। भगवान ने बेटा दिया, वो भी ऐसा कि। विनय अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा था और देव को झूला झुला रही अर्पिता की कान की लौ गर्म हो आई। लोरी कहीं गले में ही अटकी रह गई। फोन रख के जैसे ही विनय ऑफिस जाने को हुआ तो अर्पिता उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा था बच्चा पैदा करने को, बोलो मैंने कहा था। विनय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खड़ा खड़ा अपना नीचे वाला होंठ मसलता रहा। मैंने कितनी बार मना किया था पर तुम नहीं माने, अब खामोश क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। विनय अपने जूते के फीते बांधने लगा। से समथिंग विनय, से समथिंग। विनय को यूं खामोश देख के अर्पिता लगभग चीखी, तुम पागल हो गई हो क्या। आखिरकार विनय के मुंह से बोल फूटे, पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। कितना समझाया था डॉक्टर महेश्वरी ने, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे देर हो रही है, मैं आके बात करता हूं। सुनी तो विनय ने अभी भी नहीं थी। अपने जूते फटकारता ऑफिस चला गया। अर्पिता कमरे में घुटनों के बल बैठी किसी शून्य में देखती रही। 3 महीने का देव झूले में खामोश पड़ा कमरे की दीवार घूर रहा था। कमरे की एक दीवार पर 2 गोल मटोल से हंसते हुए बच्चों की तस्वीर थी, तो दूसरी पे स्पेस ड्रेस पहने मुस्कुराते हुए एस्ट्रोनॉट की फ्रेम की हुई तस्वीर थी। ये फ्रेम की हुई तस्वीरें अर्पिता ने जिद करके अपने कमरे में लगवाई थीं। खुद उसने इंटरनेट पे सर्च करके पता किया था कि जिस तरह की फोटो आप गर्भावस्था में देखती हैं उनका फर्क बच्चे पे पड़ता है। अपनी अधूरी जिंदगी हम अक्सर अपने बच्चों में पूरी करना चाहते हैं। वो खुद एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थी और चाहती थी कि उसका बच्चा उससे आगे जाए, एस्ट्रोनॉट बने, अंतरिक्ष में जाए। पर देव की जिंदगी पे तो खुद जिंदगी ने प्रश्न चिन्ह लगा के इस दुनिया में भेजा था। अंतर्मन के सन्नाटे में बैठी अर्पिता ने देखा अपना दायां हाथ उठा के देव ने अपना पूरा बदन अकड़ लिया था। बस यही कर पाता था वो, न बोलता था न रोता था। 3 महीने में उसकी ये भाषा समझने लगी थी अर्पिता। किसी तरह अर्पिता ने अपने दिमाग के बादलों को समेटा और देव को दूध की बोतल लगा दी, पर देव ने सारा का सारा दूध उगल दिया। अर्पिता ने उसको उठा के देखा। अच्छा तो ये बात है, अभी कपड़े बदलाती हूँ, कह के अर्पिता बालकनी की तरफ चली गई जहाँ कपड़े सूख रहे थे। उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो बेले की खुशबू से उसका मन तर हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि होने वाले बच्चे के लिए बेहतर है कि आप सुबह की ताज़ी हवा लें, अच्छे प्राकृतिक दृश्य देखें और खुश रहें। 6 महीने पहले खुद ही अर्पिता ने जाके चुन चुन के निज़ामुद्दीन दरगाह की सामने वाली नर्सरी से फूलों वाले पौधे खरीदे थे, बेलें, गुलाब और चमेली के। पौधे की फुलवारी से पूरी बालकनी उसने इस तरह भर दी थी कि लगता था कि मुगल गार्डन का टुकड़ा किसी ने उठा के तीसरी मंजिल पर जमा दिया हो। माँ को तो बच्चे की देखभाल उसके पैदा होने के पहले भी करनी पड़ती है ना। अर्पिता तो कुछ खास ही ध्यान रख रही थी। उसका केस कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर्स ने तो उसको बहुत पहले चेता दिया था। देखिए, आप लोगों के खून मैच नहीं खाते। अच्छा होगा अगर आप क्या मतलब, आप कह रहे हैं कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें? नॉनसेंस। चलो अर्पिता, जरा सी कमी क्या मिल गई, ये तो कुछ भी बोलेंगे। पढ़ा लिखा होके भी विनय उस दिन डॉक्टर के सामने बुरी तरह चढ़ गया था। अर्पिता ने तो मना कर दिया था, लेकिन विनय की जिद के आगे उसकी एक न चली। कितने डरते डराते हुए अर्पिता ने यह फैसला लिया था, लेकिन जिद में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव, पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना विनय और पत्नी अर्पिता का आज देव को लेके फिर झगड़ा हुआ। देव उनका 3 महीने का बेटा है। डॉक्टर के लाख मना करने पे भी कि उन दोनों के खून मैच नहीं करते और होने वाले बच्चे पे फर्क पड़ सकता है, विनय नहीं माना और जब देव पैदा हुआ तो वो बोला ही नहीं। फिर विनय का मिजाज ही बदल गया। अब आगे। शुरू के कुछ महीनों तक तो अर्पिता ने नौकरी की थी, लेकिन जब डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशन बताई तो बाद में खुद ही मैटरनिटी लीव ले ली थी। उस वक्त माँ के फ़ोन रोज़ आने लगे थे। बेटा अपना ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाती रहना, दूध के साथ गिरी लेना मत भूलना। हाँ मम्मी, आप रोज़ एक ही बात बोलती हो, बोर हो गई हूँ एक ही बात सुन सुन के। अर्पिता चिढ़ गई तो माँ के जवाब ने और चिढ़ा दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तू परेशान मत हो ना, मैं आ जाऊँगी, कह के माँ फ़ोन रख देती। माँ का कहा हुआ वो वक्त भी आ गया था और अर्पिता की माँ भी। डॉक्टरों से नज़रें बचा के माँ ने चुपचाप पूजा का फूल अर्पिता की हथेली में दबा दिया था, जिसे डॉक्टर्स ने उनके सामने ही हटा के कहा था, माताजी आप परेशान मत हो, आप आराम से बैठ जाइए, ज़रूरत होगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। सारी रात यूं ही इंतज़ार में गुजर गई। तब कहीं डॉक्टर्स ने सुबह सुबह देव के आने की खबर दी थी। सब खुशी से झूम उठे थे। विनय ने तो अर्पिता को गले से लगा लिया था और भाग के मिठाई ले आया था। खुद जा जा के अस्पताल के हर एक कर्मचारी को अपने हाथों से मिठाई खिलाई थी। कितना खुश था विनय पिता बनने पे, मगर ये खुशी ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाई थी। एक सीनियर डॉक्टर ने विनय को कोने में ले जाके समझाते हुए कहा, देखिए वैसे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपकी पत्नी और बच्चा दोनों ही ठीक हैं, लेकिन बच्चे का पैदा होते ही रोना ज़रूरी होता है। पर आपका बच्चा। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि विनय ने बीच में ही काट दी। क्या हुआ? रिलैक्स, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते, हमें बच्चे और माँ को कुछ दिन अस्पताल में रखना होगा। इतना कह के डॉक्टर साहब चले गए। तकरीबन घंटा भर बाद जब विनय अर्पिता से मिलने अंदर आया तो देखा बच्चे को गोदी में लिए हुए अर्पिता बहुत खुश थी। विनय जब और पास गया तो उसने बच्चे को देखा। गुलाबी रंग, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन सीधे कमरे की छत को देखती हुई। ये रोया है कि नहीं? विनय ने हिचकते हुए नर्स से पूछा तो अर्पिता ने बीच में ही बात काट दी। तुम मेरे बच्चे को रुलाना चाहते हो? नर्स मुस्कुराई और बिना जवाब दिए हुए चली गई। पता नहीं विनय के चेहरे पे न तो खुशी आ पा रही थी और न ही गम। जो कुछ भी था वो मिला जुला सा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव, पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना अर्पिता बीती बातें सोचती रही। अपने होने वाले बच्चे की सेहत का कितना ध्यान रखा था उसने। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्लिकेशन है, और जब देव पैदा हुआ तो रोया ही नहीं। तब तक अर्पिता को पता नहीं था कि उसका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। अब आगे। बच्चा न तो रोया और न ही हंसा था, जैसे उसे किसी के इशारे या किसी की आवाज से कोई फर्क ही न पड़ता हो। धीरे धीरे बच्चे के चेहरे वाली खामोशी अर्पिता और फिर उसकी माँ के चेहरे पे भी आ गई। अरे तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, चीपा मसान का असर है बच्चे को। मैंने फ़ोन कर दिया है, घर पहुंचते ही गांव से केशर पंडित जी आ जाएंगे, बड़े बड़े साए ठीक किए उन्होंने। माँ को यकीन था कि बच्चे को किसी का साया लगा हुआ है। हौसला चाहे झूठा हो पर कठिन समय में मिठाई का काम करता है। तुम्हारे चाचा 3 दिन तक न कुछ बोले थे और न कुछ खाए थे,
मेरी सास बताती हैं। तब पंडित जी ने जप करके बच्चे की नाभि से पड़ा हुआ धागा छुला के काटा नहीं था कि भगभगा के रो दिए थे जो चाचा, समझी। अर्पिता को एक पल अपनी माँ की बातों पे यकीन आता तो दूसरे पल डॉक्टर महेश्वरी की बात याद आ जाती। आप लोगों के खून मैच नहीं खाते, अच्छा ही हो अगर आप ये रिस्क ना लें। अर्पिता की आंखों से आंसू झड़ने लगते। एक पल वो बगल में झूले में बेसुध से सो रहे देव को देखती। हाँ, उसने अपने बच्चे का नाम देव रखा था। विनय ने कई नाम सोचे तो थे, पर जाने क्यों उन नामों को खर्च नहीं किया। उसे शायद ये फिजूल खर्ची लग रही थी, इसलिए अर्पिता का दिया हुआ नाम देव उसने स्वीकार लिया। जब भी वो अपने बगल के झूले में बेसुध से सो रहे देव को देखती, उसको लगता कि देव अभी उठेगा और जोर जोर से रोने लगेगा। फिर जब वो उसको अपनी बाहों में लेके ऊपर उठाएगी तो वो खिलखिला के हंस देगा। बच्चे ऐसा ही तो करते हैं। पर देव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अस्पताल में दिन बीतते रहे। हर दिन बच्चे की जांच होती, कभी आंख की, कभी कान की, तो कभी दिमाग की। और आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने विनय और अर्पिता को बड़े ही आराम से समझाते हुए कहा, देखिए, अब तक हमने जो जांच की है उसमें पता चला है कि आपके बच्चे की आंखें और सुनने वाली इंद्रियां एकदम सही काम कर रही हैं। हालांकि उसका रिस्पॉन्ड न करना थोड़ी परेशानी की बात है। हो सकता है दिमागी रूप से बच्चा कमज़ोर हो। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे केसेस में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हमें उसकी कमियां समझ में आने लगती हैं। मेंटल इलनेस भी कई तरीके की होती है। ये पहली बार था जब अर्पिता कुछ पलों के लिए शून्य में गई थी। रुंधे हुए गले से उसने तब भी यही कहा था, मैंने मना किया था ना विनय। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव, पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देव के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने अर्पिता और विनय दोनों को समझाया था कि उनका बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर है। अर्पिता की तो जान निकल गई थी। उसे पहले से ही शक था और डॉक्टर ने चेताया भी था कि उनके ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते, उनको इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहिए। पर पति विनय नहीं माना था, उसको अपना बच्चा चाहिए था। विनय की जिद आज सब पे भारी पड़ रही थी। अब आगे। वार्ड में नानी अपने नवासे को गोदी में लिटाए गायत्री मंत्र सुना रही थीं, लेकिन देव तो जैसे अपनी ही दुनिया में मस्त था। सारी उम्मीदें, नाउम्मीदें, खामोशियां उस रात अस्पताल से उठ के घर में आ गईं। दिन बिना किलकारियों के सूने सूने से गुजरने लगे। शुरू में तो विनय देव को गोदी में लेके उसको हंसाने की कोशिश करता, उसको देख के अजीब अजीब से चेहरे बनाता, लेकिन देव के गले की नसें तनती और फिर ढीली पड़ जाती। उसी तरह विनय का मन भी तन के खामोश पड़ गया था। महीना बीतते बीतते विनय ने भी जैसे देव की तरह मौन धारण कर लिया था। बाप कई बार बाप बन के भी बाप बनने से मना कर देता है, पर माँ का मतलब ही शायद आखिरी दम तक माँ बने रहना होता है। अपनी साड़ी के पल्लू में बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें गांठ बांध के याद रखने का काम माँ के सिवा और किसने किया है। अर्पिता के ऑफिस वाले उसके दोस्त सहेलियां घर पे मिलने आते तो देव को देख के सब खुश हो जाते। कितना मस्त है ये, देखो, जरा भी नहीं रोता। और तब अर्पिता मन में सोचती, हंसता भी तो नहीं है। कहने वाला अपनी बात जारी रखता, चुपचाप लेटा रहता है। सच कह रही हूं अर्पिता, मेरी बड़ी दीदी का लड़का अभी महीने भर का हुआ है, इतना रोता है सारे घर वालों की रातें हराम हो गई हैं। ऐसी बातें सुन के अर्पिता मुस्कुरा देती और देव की तरफ देखती। देव जब कभी अर्पिता से नजरें मिला के अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता तो उसको लगता कि वो अपनी माँ को बहुत कुछ बताना चाहता है, पर जैसे उसकी जबान ही उसका साथ नहीं देती। लगता कि शब्द ही बाहर निकलने की जंग लड़ रहे हों। लोग आते, अपनी अपनी सलाह दे के चले जाते। आसपास जितने थे सब बोलते, सुनने वाला केवल एक ही था,
देव। अर्पिता की मम्मी ने बड़ी आरजू मिन्नतें करके गांव से केशर पंडित जी को बुलवा लिया। पंडित जी आए, बच्चे को देखा, घर को देखा। चीपा मसानी लगता है, बच्चा ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा तो अर्पिता के अंदर उम्मीदें ठोकरें मारने लगी। पेशे से भले ही वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थी और ऐसी बातों पे उसका यकीन बिल्कुल नहीं था, पर इस वक्त वो सिर्फ एक माँ थी जो किसी भी रूप में अपने बच्चे को हंसता हुआ देखना चाहती थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, सब कुछ किया, नाड़ी से लगा के धागा भी काटा, पर देव की रुलाई ना निकली। वो मलंग बना दीवार के कोने वाले हिस्से को ही घूरता रहा। अर्पिता का मन बीते महीनों का सफर करके लौटा तो अपने आप को बालकनी में खड़े पाया। दुख में मन बैरागी हो जाता है। सूखते कपड़ों को देख के याद आया उसे तो देव का झबला बदलना था। जल्दी से जाके देखा तो देव अकड़ा पड़ा था। रो नहीं सकता? आज देव पे भी चीख निकल गई। अर्पिता खूब कोशिश करती कि देव रोए, हंसे, अपने हाथ पैर पटके, पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती। एक बार तो उसने गुस्से में देव को नोच लिया था। जब भी देव की बाजू पे वो नीला निशान देखती है तो उतनी बार उसके मन के भीतर एक निशान बन जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव, पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, देव को पैदा हुए महीनों हो गए थे, पर वो न तो रोता था न ही हंसता था। चुपचाप पड़ा दीवारों को घूरता रहता था। लोग उसे देखने आते तो कहते कितना सीधा है, बिल्कुल परेशान नहीं करता। उसकी माँ अर्पिता बस मुस्कुरा देती। देव को जब कभी कोई समस्या होती तो वो अपनी गर्दन अकड़ा लिया करता बस। आज तो अर्पिता ने उसको जोर से नोच भी लिया कि जरा सा तो रो दे, पर देव वैसे ही खामोश पड़ा रहा। अब आगे। आज अर्पिता ने देव को सुबह सुबह ही नहलाया और उसके नए कपड़े निकाले। गाल भर आने से देव की नाक छोटी लगने लगी थी। अर्पिता जब भी उसको तैयार करती तो अक्सर उसकी नाक पकड़ के खींच देती और कहती, चीनी गुड्डे। तब देव मचल के अर्पिता को छूने की बहुत कोशिश करता, पर बेबस सा रह जाता। अर्पिता ने अपनी आंख से काजल निकाल के देव के माथे पे काला टीका लगा दिया। सुनो, आज पूरे 6 महीने हो गए, मैं देव को लेके डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए जा रही हूँ, तुम वहीं आ जाना। देव को नए कपड़े पहनाती हुई अर्पिता ने विनय से बात की तो विनय का जवाब उसको अंदर तक भेद गया। देखो, तुम चली जाओ ना, मुझे काम है, अब जरा से चेकअप के लिए ऑफिस छोड़ के तो नहीं आ सकता। विनय ने अपने बेटे से पल्ला झाड़ लिया था। विनय अर्पिता से कभी इस तरह बात करेगा उसने सोचा भी नहीं था। अगर देव के साथ सब कुछ ठीक ठाक होता तो क्या तब भी विनय ऐसी ही बात करता? अस्पताल के कॉरिडोर में चलते वक्त ऐसे न जाने कितने सवाल अर्पिता के जहन में ठोकरें मारते रहते। खामोशी से लेटे देव को कंधे से लगा के अर्पिता अंदर चली गई। हाउस ही? अर्पिता की गोदी में देव की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर ने पूछा। अर्पिता देव को देख के मुस्कुरा दी। मुस्कुराना एक ऐसा जवाब है जिसके न जाने कितने मतलब होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, आपने कुछ नोट किया अबाउट हिज डेली एक्टिविटीज? डॉक्टर साहब ने बच्चे की आंखों पे छोटी सी टॉर्च मारते हुए पूछा। जी, अब तक रोया नहीं है और न ही हंसा है। हाँ, जब इसे कोई दिक्कत होती तो मुझे लगता है कि ये अपना दायां हाथ उठाता है। जब मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ या दूध पिला देती हूँ तो ये फिर से शांत पड़ा रहता है, अर्पिता ने बताया। तो डॉक्टर साहब बहुत देर तक कुछ सोचते रहे, फिर एक पर्चे पे लिख के अर्पिता से बोले, आप एक काम कीजिए, केबिन नंबर 7 में जाके डॉक्टर रत्ना से मिल लीजिए, कुछ टेस्ट और लिखे देता हूँ, उन्हें भी करवा लीजिए। उस दिन सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर रत्ना ने देव को गोदी में लेके बस इतना कहा था, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड अर्पिता, नीड्स स्पेशल केयर। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अर्पिता को रोते हुए देख के माँ ने बहुत समझाया,
पर भगवान ने जो किया था उसमें किसका भला था, ये बात अर्पिता को समझ नहीं आई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? रात को घर आके विनय अपने कपड़े बदलते हुए बोला, कुछ खास नहीं, आज कुछ टेस्ट किए थे। अर्पिता ने जवाब दिया, ये सही भी होगा कि नहीं? विनय के दूसरे सवाल पे अर्पिता गुस्सा हो गई। मुझे क्या पता विनय, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। अर्पिता को गुस्सा देख के विनय चुपचाप बाथरूम में चला गया। विनय की चुप्पी अर्पिता के अंदर लावा भर रही थी। विनय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाथरूम से निकलते ही अर्पिता की आवाज गूंजी। बोलो। जब से हुआ है तुम्हारा बिहेवियर बहुत बदल गया है विनय। अर्पिता का मूड समझ के विनय ने बात संभालने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है विनय? मैं अपना चेकअप करवा चुका हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, समझी तुम? इस बात पे अर्पिता ने थप्पड़ ही नहीं मारा था, बस। कमी तो मुझ में भी नहीं है विनय, हमारे खून ही मैच नहीं करते, तो इसमें किसी का क्या दोष है? विनय फिर चुप हो गया। अर्पिता ने शायद आखिरी बात कही थी। अब जैसा भी है, देव मेरा बच्चा है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, ये बात तुम अच्छी तरह जान लो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी तुम उड़ते रहना देव, पार्ट 1। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अर्पिता के पति विनय को जब से पता चला कि उसका अभी अभी पैदा हुआ बेटा सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार है, तो उसने सारा ठीकरा अर्पिता के सर फोड़ दिया। विनय ने पिता होने के फर्ज से मुंह मोड़ लिया था। आज इसी बात को लेकर अर्पिता विनय से खूब झगड़ी और उसने विनय को चेता भी दिया कि देव जैसा भी है उसका बेटा है और वो उसके लिए कुछ भी करेगी। अब आगे। उस रात अर्पिता को नींद नहीं आई। रातों की नींदें तो वैसे भी गायब ही हो गई थीं। देव को बार बार उठ के देखना पड़ता। रोता होता तो कम से कम समझ में तो आ जाता कि इसका डायपर बदलना है। जिंदगी ने जरा सा मोड़ क्या दिया था, उसका तो सब कुछ हिल गया था। दोपहर का वक्त था जब अस्पताल से डॉक्टर रत्ना का फोन आया। मैं डॉक्टर रत्ना बोल रही हूं, आपको एक बात बताने के लिए फ़ोन किया है। जी मैम, कहिए। अर्पिता ने जवाब दिया। आपको मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पता दे रही हूँ। ये सेरेब्रल पॉल्सी और मेंटली चैलेंज लोगों के साथ काम करते हैं। वहाँ आज बहुत ही नामी डॉक्टर विजिट पे आ रहे हैं। अच्छा हो अगर आप दोपहर तक वहाँ चली जाएं। इस बहाने आपको और भी कई चीज़ें पता चल जाएंगी। कह के डॉक्टर रत्ना ने एक पता नोट करा दिया। मन में उलझन तो बहुत थी, पर फिर भी हिम्मत करके अर्पिता तैयार हुई। माँ भी साथ हो ली थी। पते पे पहुंच के अर्पिता ने देखा कि एक बड़े से ग्राउंड में छोटे बड़े बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कोई व्हीलचेयर पे था, कोई वॉकर के सहारे, तो कोई बैठ के खेल देख रहा था। वॉकर के सहारे किक मारते वक्त जब एक बच्चा गिर पड़ा तो अर्पिता की मम्मी उसको उठाने के लिए दौड़ी। मैम प्लीज़ उसको खुद उठने दीजिए। किसी महिला टीचर ने आके अर्पिता की मम्मी को रोक दिया। थोड़ी देर अपने जिस्म से लड़ाई लड़ने के बाद घिसटते हुए उस बच्चे ने अपना वॉकर फिर से थामा और किक मार दी। फुटबॉल ज़्यादा दूर तक तो नहीं गई, लेकिन तमाम बैठे बच्चों की हिम्मतें बहुत दूर तक चली गई थीं। सब खुश थे, सब ताली बजा रहे थे। जी मुझे डॉक्टर रत्ना ने भेजा है, आज यहाँ चेकअप कैंप लगने वाला शायद। रिसेप्शन पे जाके अर्पिता ने कहा तो रिसेप्शन पे बैठे एक 20-22 साल के लड़के ने थोड़ा अटकते हुए जवाब दिया, मैम बैठिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देता हूँ। वो भी उन्हीं बच्चों में से एक रहा होगा, लेकिन आज कितनी आसानी से बैठा रिसेप्शन का काम संभाल रहा था। बच्चे को दिखाना है? उसने पूछा तो अर्पिता ने हाँ में सर हिलाया। बच्चे का नाम बताइए, उसने पूछा। देव। सुंदर नाम है, कह के वो मुस्कुरा दिया था। न जाने कितने दिनों बाद किसी की मुस्कुराहट देख के अर्पिता दिल से मुस्कुराई थी। फादर्स नेम? उसने फिर पूछा तो अर्पिता ने कहा, आप गार्जियन में सिर्फ मेरा नाम डालिए,
अर्पिता, अर्पिता चौहान। अपना नाम बता के अर्पिता अंदर चली गई। डॉक्टर के आने में अभी देर थी। अर्पिता बारामदे में पड़ी बेंच पे बैठ गई, जिस पे एक बूढ़ी महिला पहले से ही बैठी थी। बात करने पे पता चला कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी। दरअसल इस स्कूल और संस्था मुस्कान की संस्थापक थी। घबराओ नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे, उन्होंने देव के सर पे हाथ रख के कहा। तो अर्पिता ने पूछा, इसके फ्यूचर की क्या संभावना है मैम? वो मुस्कुराई और बोली, वही जो और बच्चों की होती हैं। ये समझते सब हैं, बस रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। यही बात है जो हम लोगों को समझनी है, और अगर हम ये समझ गए तो फिर उनको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कह के वो चली गई। अर्पिता ने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो देव को उस मकाम पे पहुंचाएंगी जहां दुनिया उस पे नाज करे। अर्पिता को लगा जैसे आज पहली बार देव एक पल के लिए मां को देख के मुस्कुराया था, जैसे मां के मन की बात जान गया हो। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका अगला पन्ना पलटूंगा कल, कहानी तुम उड़ते रहना देव पार्ट 2 में। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।